बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 22nd लेक्चर है और वेव्स वेव्स एंड ओसिलेशंस में आज हम पढ़ेंगे नॉन साइनोसाइडल वेव फंक्शंस। ये क्या होते हैं, कहाँ हमारी डेली लाइफ में जो है इनका कोई इस्तेमाल है, वो हमने देखना है और इनको स्टडी कैसे किया जाता है। ये हमारे आज के डिस्कशन पॉइंट्स रहे। ये नॉन नॉन साइनोसाइडल वेव पैटर्न्स या वेव फंक्शंस, ये एक ही बात है। जैसे फंक्शन होगा पैटर्न भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम इनिशियली जो है वो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक साउंड की क्वालिटी, एक टर्म है क्वालिटी ऑफ साउंड, क्या होती है। फिर उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ साउंड्स को कैसे जज करते हैं। ठीक है, तो आप क्वालिटी या टिम्बर इसका सेकंड टर्म है। टिम्बर या क्वालिटी ऑफ साउंड जो होती है, ये बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी साउंड वेव के, जिनकी बेस पे हम एक साउंड वेव को पहचान सकते हैं और कहते हैं कि ये साउंड वेव क्लैरिनेट की है, ये साउंड वेव आर्गन पाइप की है, ये साउंड वेव ट्रम्पेट की है। मुख्तलिफ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, या वैसे भी आप अगर जो हमारे नेचुरल साउंड सोर्सेज हैं, जैसे कुछ एनिमल्स की साउंड्स होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ इंसानों की आवाज़ों में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द साउंड। कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिनकी क्वालिटीज बिल्कुल मैचिंग होती हैं। जैसे आमतौर पे हमने देखा होगा कि दो भाइयों की आवाज़ बिल्कुल एक जैसी हो सकती है। कोई ऐसे दो सोर्सेज हैं जिनकी आवाज़ जो है वो क्वालिटी वाइज जो है वो क्लोजर टू ईच अदर होती है। तो उनको फिर डिस्टिंग्विश करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो उस बात को हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि वायलिन और सैक्सोफोन जो है ना, ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और इस बेस पे जो कोई भी एक लेमैन या अनट्रेंड पर्सन है, वो भी जिसको म्यूजिक की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी पहचान सकता है कि ये वायलिन की आवाज़ और सैक्सोफोन की आवाज़ जो है वो डिफरेंट है, इनकी साउंड्स में कोई मैचिंग नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे क्लैरिनेट है और ओबे, ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और इनमें जो है मोस्टली क्वालिटी कैरेक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट मैचिंग होते हैं। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्लैरिनेट और ओबे की साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए, एक दूसरे से अलहदा परसीव करने के लिए, एक ट्रेंड बंदा जो म्यूजिक की, जिसको खबर हो, जिसको पता हो, म्यूजिक का नॉलेज हो, वो पहचान सकता है कि ये क्लैरिनेट है और ये ओबे है, क्योंकि इनकी क्वालिटीज जो है वो मैच कर रही होती हैं। तो एक टर्म यहाँ पे नोट हम यूज कर रहे हैं। नोट, ये नोट जो है ना, ये साउंड वेव्स जब मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की मिलकर सुपरपोजिशन करती हैं और उसके नतीजे में एक नई वेव बनती है, तो वो जो साउंड वेव होती है ना, रिजल्टेंट जिसको साउंड वेव कहें, वो मजमुआ होती है मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज का। मीन्स वो होती है सुपरपोजिशन का नतीजा होती है, और उसमें अलजेब्रिक एडिशन की हुई होती है जो वेव फंक्शंस होते हैं इंडिविजुअल वेव्स के। तो वो रिजल्टेंट वेव जो होती है उसको आप नोट कह सकते हैं उन फ्रीक्वेंसीज का, जो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, वो रिजल्टेंट जो हमारे पास वेव बनती है वो उनका एक नोट कहलाती है। तो इसी तरह वो कहता है कि कब जो साउंड वेव्स हैं वो म्यूजिक साउंड होगा और कब वो नॉइज होगा। ठीक है, म्यूजिक साउंड होने के लिए, साउंड वेव्स के लिए क्या लाजमी है, उनको लाजमी है कि वो एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो रही होगी उसमें, और दूसरी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हूँ जो रिजल्टेंट वेव बन रही है हमारी, जिसको हम साउंड वेव कहेंगे, उसमें जितनी भी बाकी वेव्स हों उनके लिए लाजमी है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल हों किसका, उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, तभी वो म्यूजिकल साउंड कहलाएगी। ठीक है,
और अगर वहाँ इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं इन्वॉल्व, वहाँ पे कोई फ्रैक्शंस आ रही है, ठीक है, किसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीग्रल मल्टीपल्स हमें पता है क्या होते हैं। अगर f1 है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो f2 जो होगी वो 2f1 होगी, f3 जो होगी वो 3f1 होगी। सो इंटीजर जो है वो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमें इंटीग्रल मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स जो होंगे वो सारे के सारे पीरियाडिक साउंड्स जो है वो रिजल्टेंट वेव जो है पीरियाडिक वेव बन रही होगी उनसे, ठीक है ना। पीरियाडिक साउंड्स इन्वॉल्व होंगी और रिजल्टेंट भी पीरियाडिक साउंड होगी। तो उस बेस पे हम पीरियाडिसिटी की बेस पे हम कहेंगे ये म्यूजिकल साउंड है, और इसमें एक रिपीटेटिव पैटर्न मिलेगा हमें। उतार चढ़ाव अगर उसमें कोई आ रहा है तो वो रिपीटिशन जो है वो पीरियाडिक होगी। और इस तरह फिर अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हम मेजर करना चाहें तो क्योंकि वो पीरियाडिक है साउंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी फिर हम मेजर कर पाएंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर पाएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी कम है या ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब हम कम फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे होंगे तो उस वक्त हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी पिच जो है इस साउंड की लो है, और जब फ्रीक्वेंसी हाई मिल रही होगी तो हम कहेंगे इसकी पिच हाई है। तो इस बेस पे हम पिच भी असाइन कर सकते हैं जो रिजल्टेंट साउंड हमें मिल रही हो। किस केस में? जब सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो या तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है या फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स है, ठीक है। और उनसे जो रिजल्टेंट साउंड मिल रही है वो पीरियाडिक होगी, वो म्यूजिकल होगी, और उसकी पिच भी असाइन की जा सकती है, ठीक है। और पिच जो है वो कैसे हम असाइन करते हैं? वो कभी तो हम कह देते हैं ये बास रीजन में आ रही है, कभी कहते हैं ये ट्रेबल रीजन में जा रही है। बास रीजन जो है पिच का, इसमें वो फ्रीक्वेंसीज आती हैं जिनकी रेंज 20 हर्ट्ज से 256 हर्ट्ज तक हो, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी की रेंजेस, लो पिच की रेंजेस जो है वो बास रेंजेस में आएंगी। और जो ट्रेबल होंगी उसमें आमतौर पे 2000 से 16,000 के अराउंड अबाउट जो है रफली हम कहते हैं कि इधर जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो ट्रेबल में जाएंगी, ठीक है ना। तो हाई पिच की जो हमने बात की है 2000 हर्ट्ज से अप टू 16,000 हर्ट्ज, ये एक रफ नंबर मैं दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। ट्रेबल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इतनी होगी। अब ये तो हो गया कि हमें म्यूजिकल साउंड मिलेगी जब पीरियाडिक वेव्स इन्वॉल्व हो रही होंगी। पीरियाडिक कैसी हो सकती हैं? वो बेसिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो सकती है, और बाकी उसके सारे के सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स हो रहे होंगे। और फिर उसको पिच असाइन कर सकते हैं। पिच जब असाइन करेंगे तो हम बास और ट्रेबल को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। और कहीं ऐसा भी होता है जहां हम पिच असाइन ना कर पाए। यस, कहाँ होगा वो? जहां इंटीग्रल मल्टीपल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे होंगे। जैसे हमने यहाँ कहा कि तमाम फ्रीक्वेंसीज जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मल्टीपल्स होने चाहिए। यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं इन्वॉल्व तो वहां से जो वेव बन रही होगी रिजल्टेंट वेव, वो म्यूजिकल भी नहीं होगी, वो पीरियाडिक भी नहीं होगी, और वो नॉइज कहलाएगी, ठीक है। वो नॉइज कहलाएगी, और क्योंकि वो पीरियाडिसिटी नहीं होल्ड कर रही होगी तो इस बेस पे हम उसकी पिच भी नहीं असाइन कर सकते उसको। रीजन? क्योंकि उसमें पीरियाडिसिटी नहीं है। जब पीरियाडिसिटी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नहीं मेजर कर पा रहे तो हम पिच कैसे असाइन करेंगे? तो फ्रीक्वेंसी की बेस पे तो हम पिच असाइन करते हैं। क्लियर बात? तो ये जो है ना, so it is much harder for a listener to assign a pitch to a noise than to a musical sound. noise के लिए pitch असाइन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे था। उसके बाद है कि ये क्वालिटी और टिम्बर जो है ये वो कैरेक्टर्स होते हैं किसी साउंड के जिनकी बेस पे हम जो है दो मुख्तलिफ साउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ साउंड्स जैसे वो कह रहा है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, और इसको मैंने उर्दू में देखा है तो मुझे इसका ट्रम्प मिला है। वो अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, आप देख लीजिएगा अगर आपको समझ आता है। नहीं तो ये ट्रम्पेट एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी शक्ल आपको मिल जाएगी गूगल पे। तो इसकी जो साउंड है वो उसको उसको क्लासिफाई करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ब्रासी एक मतलब टाइप है इसकी, ठीक है। कहीं यहाँ पे लिखा है ये ब्रासी जो है ये साउंड होती है। और ब्रासी जो साउंड है वो एक तो लाउड होती है, दूसरी अनप्लेजेंट होती है, ठीक है। अनप्लेजेंट कौन सी होती है?
जो म्यूजिक ना हो, म्यूजिक कौन सी होती है जो पीरियोडिक ना हो, ठीक है ना। तो ये ब्रासी एक साउंड है ट्रम्प की जो है, ट्रम्पेट ट्रम्पेट की जो है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वो कह रहा है कि सैक्सोफोन और इस तरह के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी साउंड जो है वो रीडी होती है, रीडी, ठीक है। रीडी कौन सी साउंड होती है? रीडी वो साउंड है जो लाउड हो और शार्प हो, या मतलब थिन जिसको कहते हैं, या हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड हो उसको रीडी कहेंगे, ठीक है। इस बेस पे वो कह रहा है जो क्लैरिनेट और ओबे है उनमें एक ही जैसे एयर कॉलम्स होते हैं और उनमें रीड्स भी एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये रीडी से रीड्स है, ठीक है ना। तो इस बेस पे इनकी जो क्वालिटी है वो क्लोज टू ईच अदर होती है, जैसे हम प्रीवियस पेज पे डिस्कस कर चुके क्लैरिनेट और ओबे की। तो इनको फिर हम डिस्टिंग्विश भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, ठीक है ना। तो क्वालिटी या साउंड क्वालिटी की बेस पे इनको इट इज डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन ईयर टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ साउंड क्वालिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद है कि हम अब देख रहे हैं कि नॉन सेनोसाइडल और सेनोसाइडल का क्या यहाँ पे रोल है, तो वो उधर अब हम यहाँ से स्टार्ट दे रहे हैं। हमने 3 मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क लिया है, एक फ्लूट लिया है और एक क्लैरिनेट लिया है, ठीक है। ये सारा हमारा बैकग्राउंड था साउंड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम जा रहे हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। उसमें क्या था? उसमें है कि हम बताना चाह रहे हैं कि नॉन साइनोसाइडल वेव्स कैसे फॉर्म होती है और वो हमारी जो डेली लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती हैं। तो एक ट्यूनिंग फोर्क है, एक फ्लूट है और एक क्लैरिनेट है। ये 3 डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इनसे जो साउंड्स हम प्रोड्यूस करेंगे ना, तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ नॉन सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलैरिटीज क्या होंगी कि सबकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, एक फंडामेंटल ट्यूनिंग फोर्क की होगी, एक फ्लूट की होगी और एक क्लैरिनेट की होगी, सबकी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। अब डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी ये है कि ट्यूनिंग फोर्क की कोई ओवरटोन नहीं होती, इसका कोई हायर हार्मोनिक नहीं होता, इसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है और वो कौन सी होती है? वो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि फ्लूट और क्लैरिनेट जो है ये विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होती है और इनके हायर हार्मोनिक्स भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब जब हायर हार्मोनिक्स ऐड होंगे सुपरपोजिशन के तहत, ठीक है, अलजेब्रिकली ऐड करेंगे उनके वेव फंक्शंस विद द वेव फंक्शन ऑफ द फंडामेंटल वेव या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वेव, तो फिर क्या होगा? फिर यहाँ हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगी। वो जो रिजल्टेंट वेव होगी वो अब एक पहला स्टेप बनेगा जिसको हम कहेंगे कि उसमें कोई ऐसा जो इम्पैक्ट आया है सुपरपोजिशन के तहत, जिसमें हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज नॉट अ साइनोसाइडल वेव। वो कैसे? उसके लिए हम इस डायग्राम पे जाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, ये एक ही फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फोर्क की और वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो टाइम एक्सिस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्यूनिंग फोर्क के लिए यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइनोसाइडल वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक साइनोसाइडल वेव जो है वो फॉलो हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप फ्लूट की बात करते हैं, अगरचे इनकी फ्रीक्वेंसीज एक जैसी हैं, जितना इधर आपको क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं उतने ही क्रेस्ट और ट्रफ यहाँ पे भी मिल रहे हैं, ठीक है, उतने ही टाइम स्केल में। तो फ्रीक्वेंसी तो हम कहेंगे कि इसकी और इसकी बराबर है, लेकिन फर्क क्या है? इसकी जो वेव फॉर्म है वो उसमें किंक्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये जो किंक्स हैं ये इसको डेविएट करवा रहे हैं कहाँ से? साइन वेव से, ठीक है। सो इसको नहीं कह सकते कि ये जो वेव फॉर्म है दैट इज फॉलोइंग द साइनोसाइडल वेव फंक्शन, ठीक है ना, दैट इज रिजल्ट ऑफ द साइनोसाइडल वेव फंक्शन। हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि साइन में इस तरह की इरेगुलरिटीज नहीं होती है, ठीक है। साइन में इस तरह का एक स्मूथ पैटर्न होता है। क्लियर बात? यहाँ पे जो किंक्स नजर आ रहे हैं ये इसकी स्मूथनेस को वैलिडेट कर रहे हैं। तो इस बेस पे हम कहेंगे ये फ्लूट जो है इसमें जो रिजल्टेंट वेव हमें मिलती है आफ्टर द मर्जर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड अदर हायर हार्मोनिक्स, वो ये वेव है और ये रिजल्टेंट वेव है और इसको हम कह सकते हैं दिस इज नॉट अ साइन वेव,
ठीक है। इसी तरह आप क्लैरिनेट में जाएंगे, इसमें जो साउंड वेव्स आपको मिलेंगी वो भी इसी फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन कुछ इस तरह से उनका बिहेवियर है, तो इनको भी हम साइन वेव नहीं कह सकते हैं। अब इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? एक चीज कॉमन है, वो ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। जितनी इसकी वेव्स हैं उतनी इसकी वेव्स हैं, गिवन टाइम में उतनी ही इसकी वेव्स हैं, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी एक है तो अल्टीमेटली टाइम पीरियड भी एक होगा। जब टाइम पीरियड एक होगा तो उस बेस पे हम कहेंगे कि ये पीरियाडिक वेव्स हैं, सारी की सारी क्या है? पीरियाडिक वेव्स हैं। अब जब एक वेव पीरियाडिक हो और साइनोसाइडल हो तो उसके लिए हम साइन फंक्शन यूज कर जाते हैं। लेकिन जब कोई वेव साइन है ही नहीं, वो साइन वेव है ही नहीं, उसकी वेव फॉर्म डेविएट कर रही है साइन के फंक्शन से, तो फिर तो उसको हम उस साइन फंक्शन के तहत नहीं स्टडी कर सकते ना। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम पीरियाडिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें एक ही चीज है जो मैथमेटिकली हमें हेल्प आउट कर सकती है, वो है इनकी पीरियाडिसिटी। तो मैथ में जो है पीरियाडिक वेव फंक्शंस जो होते हैं उनको स्टडी करने के लिए पीरियाडिक कौन सा वेव फंक्शन होगा जिसमें y ऑफ t प्लस टी इक्वल्स y ऑफ t, ठीक है। यानी कि एक एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू जो है फंक्शन की, वेव फंक्शन की, वो रिपीट हो रही है, ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद, जिसको हम कैपिटल टी कह रहे हैं, टाइम पीरियड इसको कहेंगे इस वेव फंक्शन का। तो इस तरह के वेव फंक्शंस जो है वो पीरियाडिक होते हैं। और पीरियाडिक वेव फंक्शंस जो साइन वेव या कोसाइन वेव को फॉलो ना कर रहे हो तो फिर हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए फोरियर थ्योरम अप्लाई करते हैं। फोरियर थ्योरम में क्या होता है? उसमें साइन और कोसाइन के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, उनको हम फोरियर सीरीज का नाम देते हैं। और इस तरह से हम वेव फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। y ऑफ t इक्वल समेशन a n sin 2 pi f n t प्लस b n कोसाइन 2 pi f n t, ठीक है। अब ये जो वेव फंक्शन है y ऑफ t, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे? इस n पे और इस t पे, ठीक है, n पे और t पे। n क्या है? n यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू एन एफ वन। दिस इज हार्मोनिक नंबर। n बढ़ता चला जाएगा, ओवरटोन्स बढ़ती चली जाएंगी, हायर हार्मोनिक्स की तरफ चलते जाएंगे, ठीक है। एफ वन फॉर एन वन, इधर एफ वन, ठीक है, इधर एफ टू फॉर एन टू, यहाँ क्या मिलेगा? टू एफ वन, ठीक है, इधर एफ थ्री इक्वल्स थ्री एफ वन। तो ये क्या हुआ कि हमारा इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो ओवरटोन्स प्रोड्यूस किए जा रहा है और हम हायर हार्मोनिक्स की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे एन की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और एफ वन जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और वो जो है वन ओवर टी के बराबर लिखी जा सकती है। और ए एन और बी एन जो है इनको कहते हैं, ये एम्पलीट्यूड्स हैं, वो जो दो वेव्स हमारे पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनकी हम सुपरपोजिशन देख रहे हैं और उसके नतीजे में हमें ये रिजल्टेंट वेव जो है ये मिल रही है जिसका वेव फंक्शन हम y ऑफ t कह रहे हैं। क्लियर है बात? अब जब हम अप टू n इक्वल टू 9 ये इस वेव फंक्शन के तहत ये तीनों जो हमारे पास पैटर्न्स हैं इनको हम प्लॉट करते हैं। इनको हम जब प्लॉट करते हैं तो हमें रिलेटिव इंटेंसिटीज मिलती हैं और हर n की वैल्यू के लिए हमें एक रिलेटिव इंटेंसिटी मिलती है हर इंस्ट्रूमेंट की। इसकी भी जो ट्यूनिंग फोर्क है, जो फ्लूट है, जो क्लैरिनेट है, उसकी हर एक ओवरटोन मिलती है। तो वो हम यहाँ पे इस तरह प्लॉट करते हैं कि जब ये ट्यूनिंग फोर्क का केस है और इधर हम हार्मोनिक्स ले रहे हैं 1 to 9, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। इसमें और कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस केस में? ट्यूनिंग फोर्क के केस में। हमने कहा था उसमें सिर्फ एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, इसीलिए वो 100% साइनोसाइडल वेव को फॉलो कर रहा होता है। तो इसकी जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी वो 100 के बराबर होगी, ठीक है। और कोई ऐसी इंटेंसिटी नहीं है जो इस स्टैंडर्ड इंटेंसिटी के साथ हम क्या कर सकें? कंपेयर कर सकें। तो इसके अलावा जब हम आते हैं फ्लूट के केस में, तो उसमें तो हमने कहा था कि ओवरटोन्स बनती है, ठीक है। अब जो ओवरटोन्स बनेगी उसमें क्या होगा? उसमें बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फिर पहली ओवरटोन आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरह से। अब जो क्लैरिनेट है उसमें क्या होता है? 1 2 3, ये फंडामेंटल, ये ऑनवर्ड, ये ऑनवर्ड, उससे आगे, उससे आगे। तो ये जो रिथम है बेसिकली
ये ट्यूनिंग फोर्क का मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी हर वक्त। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिलेटिव इंटेंसिटी में हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी पहले कम है, फिर बड़ी है, फिर कम हुई है, फिर बड़ी है, फिर ये बेसिकली उसका रिथम है। साउंड जो हमें सुनने में मिलेगी फ्लूट में, वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो करेगी, ठीक है। और इधर क्लैरिनेट में ये जो है इस तरह का जो हमें पैटर्न, ये पहले मैक्सिमम, फिर कम, फिर बड़ी 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 और बड़ी, ठीक है ना, इस तरह से ये कम हो रही है। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये क्लैरिनेट के लिए, ठीक है। तो ये उतार चढ़ाव जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इंटेंसिटी में मिलता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट वाइज वो हमने यहाँ पे शो कर दिया हुआ है कि इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसे आवाज उतार चढ़ाव में जो है इन्वॉल्व होती है, और यहाँ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इस तरह से होती है। अब ये था हमारा क्या, फोरियर एनालिसिस, ठीक है। फोरियर एनालिसिस हमें क्या मिला था, एक रिजल्टेंट वेव मिली थी, यहाँ ये मिली थी, यहाँ ये मिली थी, और ये मिली थी, उनको हमने एनालाइज किया बाय अप्लाइंग दिस फोरियर सीरीज, और उसके बाद हमने उनकी इंटेंसिटीज को यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया कि इस तरह की इंटेंसिटीज मिलेंगी अंडर दिस वेव फंक्शन व्हेन वी विल टेक n इक्वल टू 9 फॉर ईच एंड एवरी वेव फंक्शन। क्लियर है बात, ये वाली वेव है, ये वाली वेव है, और इसके लिए सब के लिए फिर हमने जब इसको प्लॉट किया तो इस तरह के पैटर्न्स हमें मिले। अब दूसरा इसका रिवर्स मेथड जिसको कहते हैं फोरियर सिंथेसिस। फोरियर सिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, उसमें आप डिफरेंट वेव्स लेते हैं और उसके नतीजे में आप रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ क्या था, आप रिजल्टेंट वेव को लेके चले और उसमें जो ओवरटोन्स बन रही थी उनको आपने प्लॉट किया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, इसका इनवर्स, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है उसका, उसको कहेंगे फोरियर सिंथेसिस। इसमें आप रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपनी मर्जी की, रिकॉर्ड जो मतलब है रिक्वायर्ड वेव है वो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। फोरियर सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें आप जो आमतौर पे ये देखा गया है कि जो ऑड फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ऑड हायर ओवरटोन्स होती हैं, ठीक है, उनको जब हम मर्ज करते हैं तो उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो डेविएट करवा देती है रिजल्टेंट वेव को, कहाँ से, साइन वेव से, ठीक है, वो किधर ले जाती है, नॉन साइनोसाइडल वेव्स की तरफ ले जाती है। और नॉन साइनोसाइडल में कौन सी वेव फॉर्म्स हैं जो कॉमनली नोन है, उनमें आती है एक स्केयर वेव है, एक सॉटूथ वेव है, ठीक है। स्केयर वेव क्या होती है, स्केयर वेव हम आगे देखते हैं अगले पेज पे। सॉटूथ क्या होती है, ये बिल्कुल जैसे कोई आरा, एक आपने देखा होगा आरा जो ये बढ़ाई वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके जो दंदाने होते हैं वो एक ऐसे होते हैं, जैसे क्या कहते हैं उसको अगर ऊपर क्लोज कर दें, ट्राइंगल की दो साइड्स जैसे होती हैं, एसोसेल्स की दो साइड्स होती हैं, उसको उस पे रख लें, ठीक है, तो वो सॉटूथ वेव बनती है, ठीक है ना। तो वो जो है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहला एक केस लेते हैं हम। यहाँ पे फर्ज करें हमने एक वेव ली, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ली किसी इंस्ट्रूमेंट की, और उसकी ये फ्रीक्वेंसी जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फिर क्या किया, उसका नेक्स्ट जो हायर हार्मोनिक है जो कि 8 मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो ये 1f है या f कह दें तो अगला उसका 3f आ जाएगा। तो वो हमने 3f यहाँ प्लॉट किया, ये 3f प्लॉट हो गया, ठीक है। अब जहां तक एक वेव थी पहले, अब वहां तक 3 वेव्स आ गई है, ठीक है। तो इस बेस पे हम इसको 3f कह रहे हैं। अब ये और ये जो दो इंडिविजुअल वेव्स ले रहे हैं हम, एक f है और दूसरी ये 3f है, इनका जो सुपरपोजिशन फिनोमिना होगा उसके नतीजे में हमें जो वेव मिलेगी वो कुछ इस तरह से, ये रिजल्टेंट वेव है। ये जो कलर्ड वेव आपको नजर आ रही है, कलर आप देख लें, ये कौन सा नेवी ब्लू है, वॉट एवर द कलर इज, आप देख लें इसको, ये रिजल्टेंट वेव है। अब ये जो रिजल्टेंट वेव है, हम क्लियरली ये जज कर सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सिनोसाइडल वेव, सो ये नॉन सिनोसाइडल वेव कहलाई जा सकती है, ठीक है। अब इसमें कौन सा फैक्टर आ रहा है, इसमें स्केयरनेस का फैक्टर आ रहा है। ये वेव को स्केयर की तरफ लेके जा रहा है। स्केयर वेव 100% कैसे होगी,
वो हम आखिरी डायग्राम में देखेंगे। अब इसको मज़ीद स्क्वेयरनेस की तरफ ले जाना है तो फिर इसमें हायर हार्मोनिक्स और ऐड करनी पड़ेंगी। अब कौन-सी हायर हार्मोनिक्स हमने एंगेज करनी है? सिर्फ़ ऑड की। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि ऑड हार्मोनिक्स जो है, वो क्या करती हैं? स्क्वेयर वेव्स की तरफ ले जाती हैं। अब ये 3f है, हम 5f भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये जो f और 3f था, अब हम क्या किया हमने f भी लिया, 3f भी लिया और 5f भी ले आए। ये जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव है, ये 5f वेव है। ठीक है? अब जब यहाँ से यहाँ तक एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी, तो अब 3f में वहाँ तक 3 हो रही थी, अब 5f में वहाँ तक 5 वेव्स आ रही हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी का जो है वो हमने देखा कि मर्जर जो है वो प्रोड्यूस करेगा ये रिजल्टेंट वेव, ये जो ग्रीन वेव बन रही है ये रिजल्टेंट वेव है और उसकी निस्बत इसमें स्केयरनेस का इम्पैक्ट ज्यादा है। ठीक है, ये ज्यादा स्केयर्ड वेव नजर आ रही है हमें। ठीक है, वो कम स्केयर्ड है। उसकी रीजन क्या है? उसमें सिर्फ दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, आठ फ्रीक्वेंसीज हम मर्ज कर रहे हैं, उनकी सुपरपोजिशन देख रहे हैं ज्यादा। थर्ड हमने एक और हायर ओवरटोन जो है वो जैसे ही ऐड की है तो उसकी स्केयरनेस में वाजे हमें फर्क नजर आ रहा है। अब जब फर्दर हम ओवरटोन्स ले आते हैं, वो कौन सी होंगी? आड ओवरटोन्स, मसलन 7f ले आए, 9f ले आए, तो फिर ये जो आइडियल स्केयर वेव है ना, ये डार्क लाइन, ये जो डार्क लाइन हमें नजर आ रही है ना, ये आइडियल स्केयर वेव है। अब जो 9f तक हम इसकी तमाम पांचों जो आर्ट फ्रीक्वेंसीज हैं वो जब इन्वॉल्व करेंगे, उनकी जब हम सुपर पोजिशन देखेंगे तो रिजल्टेंट वेव जो है ना, ये ब्राउन कलर की ये मिलेगी हमें। ये ब्राउन कलर की ये जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है, ये मोर देन 90% आप कहेंगे क्लोजर टू द स्केयर्ड वेव है। ठीक है, ये मोर देन 90% तकरीबन तकरीबन ये है स्केयर वेव बन चुकी है और इसको किसी भी सूरत हम सिनोसाइडल नहीं कह सकते हैं। वैसे तो ये भी सिनोसाइडल नहीं है, ये भी सिनोसाइडल नहीं है, ये भी सिनोसाइडल नहीं है। और हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकली हम जिनको अप्लाई करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, उनमें ऑलमोस्ट यही स्केयर्ड वेव्स का जो है वो यूसेज होता है और इससे फिर हम क्या करते हैं, पीरियोडिसिटी जो है वो होल्ड करवाते हैं और वहां से म्यूजिक जो है वो साउंड, म्यूजिकल साउंड जो है वो जनरेट करते हैं। अब ये स्केयर वेव बनी हमारे पास, ये क्यों बनी है? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द ऑड हार्मोनिक्स ऑफ द गिवन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, जो भी एक इंस्ट्रूमेंट उठाया है हमने, उसकी जब हम ऑड हार्मोनिक्स को सुपरपोजिशन करवा रहे हैं तो उसके नतीजे में हमें स्केयर्ड वेव मिल रही है और ये वो वेव्स हैं जिनको हम नॉन साइनोसाइडल वेव्स भी कह सकते हैं।